हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारा इकोसिस्टम का। तो बिना किसी देरी के हम लोग हमारे चैप्टर शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट का वो है हमारा डिफ़ाइन करो इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम जो कि चैप्टर का नाम भी है और उसकी डेफिनेशन पूछिए सिंपल वर्ड्स में। तो इकोसिस्टम यहाँ पे एक कम्युनिटी होती है जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस हुए, एनिमल्स हुए, ये लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं विच ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ भी, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट रहते हैं जैसे कि सनलाइट हुआ, रॉक, वाटर, इन सब से भी हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एज अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट, यानी कि इंटरडिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे की लाइफ, मतलब हमारी लाइफ के लिए लिंक्ड बाय एनर्जी फ्लो। यहाँ पे जो रहता है हम लोग एनर्जी का फ्लो देखते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल देखते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल यानी कि जो न्यूट्रिएंट किस तरीके से बनता है, फिर किस तरीके से यूटिलाइज होकर डिकम्पोज होकर फिर से न्यू फॉर्म में बन जाता है, इसी को हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर जो कि है डिफाइन इकोसिस्टम। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा डिफाइन प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा प्रोडक्टिविटी, विच मीन किसी भी चीज़ का बनना, उसको हम लोग प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी इज़ द रेट एट विच बायोमास ऑर्गेनिक मैटर इज़ प्रोड्यूस्ड विद एन इकोसिस्टम। यानी कि जो इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो वो जो रहती है, जो ऑर्गेनिक मैटर का बनना एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर टाइम पे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब इसका जो इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि यहाँ पे सन दिया है, हमें पता है सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट रहता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो अब सन से रेज आई, ये प्लांट है, प्लांट ने सनलाइट का यूज़ करके अपना फूड बनाया, हमें पता है ग्लूकोज बनाता है सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज़ करके। अब जो फूड बना है, एक तो उसमें जो टर्म आएगा वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आएगा, और एक जो टर्म आएगा वो आएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब मैं आपको समझाऊंगी कि गॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। जब समझ लीजिए एक फ्रूट सेलर है। अब वो जो है एक फ्रूट सेलर है, वो जैम की फैक्ट्री है उसकी, वो जैम बनाता है फ्रूट्स से। तो अगर समझ लो उसने एक दिन में 5,000 का मतलब प्रॉफिट नहीं, एक दिन में 5,000 उसकी इनकम आई है। अब जो 5,000 उसकी इनकम आई है वो तो उसकी टोटल इनकम है, यानी कि उसमें उसने जो उस जैम बनाने का खर्चा आया था उसको इंक्लूड करके उसको 5,000 की इनकम मिली है। अब जब वो ये 5,000 की इनकम में से उसका जो मतलब प्रोडक्शन का जो भी एक्सपेंस था उसको माइनस कर देगा तो उसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ गई। जैसे कि अगर 5,000 का उसने कमाया है और उसमें से 2,000 की उसकी लागत थी, तो जो 3,000 बचा वही हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो यहीं पे भी ये दिया है कि जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस, यानी कि जो रेस्पिरेटरी लॉसेस यानी कि जो बाकी फूड बनने में जो भी मैटर का वेस्ट होता है या फिर जो भी मैटर यूज़ होता है उसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। तो ये होता है हमारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारा व्हाट इज़ स्ट्रेटिफिकेशन, गिव एग्जांपल। ये जो है ये स्ट्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन आपको याद रखना, और हो सके तो एक ऐसा डायग्राम भी बना के आ जाना। तो जब हम स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं तो ये एक इकोसिस्टम में वर्टिकल लेयरिंग रहती है एट डिफरेंट कंपोनेंट, यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन रहता है वो वर्टिकल लेयरिंग रहती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है हब्स दिए, शब्स दिए, कैनोपी और एलिमेंट। हब्स जो है आपको दिख रहा है ये काफ़ी छोटी छोटी, यानी कि फॉरेस्ट के जो है बेड यानी कि फ्लोर पे मिलेगी फॉरेस्ट के, और जो कैनोपी है वो सबसे ऊपर मिलेगी हमें, यानी कि बहुत हाई हाइट रहेगी तो सारी सनलाइट यहाँ पे आ जाएगी। उस कारण से ये छोटे छोटे पेड़ों को सनलाइट बहुत कम मिलती है, इसीलिए इसको हर्ब्स, शब्स और ट्रीज़ में डिवाइड किया गया है। तो ये वही है कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो है वर्टिकल लेयरिंग ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। जैसे कि प्राइमरली वेजिटेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ हाइट के बेसिस पर रहता है, क्रिएटिंग डिस्टिंक्ट हैबिटाट स्ट्रेटा बोलते हैं फॉर डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल कंपोजिशन फ्रॉम फ्लोर बेड टू कैनोपी। यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन कुछ नहीं है, बस जो वर्टिकल लेयरिंग होती है डिफरेंट कंपोनेंट, उसी को हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। विच मीन हमने प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट अरेंज कर दिया है। जैसे कि सबसे जो छोटा रहेगा हर्ब्स वो सबसे नीचे पाया जाएगा फॉरेस्ट में, जो सबसे बड़ा ट्री रहेगा वो सबसे ऊपर पाया
पाया जाएगा फॉरेस्ट में। तो ये होता है हमारा स्ट्रेटिफिकेशन। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाई इज़ पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी रहता है वो हमेशा अपराइट क्यों रहता है। ये जो आपको दिख रहा है इसे हम अपराइट बोलेंगे। तो द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट बिकॉज एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ट्रॉपिक लेवल इज इनसफिशिएंट, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी पासिंग टू नेक्स्ट लेवल। विच मीन, अगर ये इससे समझो आप, ये प्रोड्यूसर है, अगर इसके पास 100% एनर्जी है, जब ये प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, खाएगा इसको, तो उसके पास सिर्फ 10% ही जो है क्या 10% एनर्जी जाएगी, और रिमेनिंग 90% जो है उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी या हीट के फॉर्म में, बेसिकली जो रहता है हीट के फॉर्म में निकल जाती है रिमेनिंग। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया तो उसके पास 1% एनर्जी बचेगी। फिर जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शियरी कंज्यूमर ने खाया तो उसके पास जो है 0.1% एनर्जी बचेगी। तो इस तरीके से पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहता है, क्योंकि हर एक टॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% ही एनर्जी जाती है दूसरे टॉपिक लेवल पे, और बाकी रिमेनिंग 90% जो रहती है वो हीट और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के फॉर्म में निकल जाती है बॉडी से। तो ये है हमारा व्हाई इज पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। अब जो फिफ्थ है वो है हमारा व्हाट इज़ फूड चेन विद एग्जांपल, यानी कि फूड चेन क्या होती है उसे आप एग्जांपल के थ्रू समझाइए। तो फूड चेन शोज हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट मूव थ्रू वन इकोसिस्टम टू अनदर ऑर्गेनिज्म ईट बाय अनदर, स्टार्टिंग विद प्रोड्यूसर्स प्लांट टू हायर कंज्यूमर। इसमें हम लोग को पता चलता है कि किस तरीके से जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है। ये यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ग्रास है। अब ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है क्योंकि वो ग्रीन है और ऑटोट्रॉपिक है, वो खुद का खाना खुद बना सकता है। अब ग्रास को ग्रास हॉपर ने खा लिया। अब जो ग्रास हॉपर है वो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर है, यानी कि सबसे पहले उसने ग्रास को खाया है। फिर जो है वो फ्रॉग क्या करता है, ग्रास हॉपर को खा लेगा अपनी जीभ निकाल के, और उसके बाद इसे हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे क्योंकि इसने प्राइमरी कंज्यूमर को खाया है। फिर स्नेक है, अब स्नेक फ्रॉग को खा जाएगा तो इसको हम लोग टर्शरी कंज्यूमर बोलेंगे। फिर हॉक यानी कि एक वर्ड रहता है ईगल वगैरह, ऐसे समझो आप। तो ये जो रहेगा ये सबसे टॉप कंज्यूमर रहेगा। फिर ये क्या करेगा, स्नेक को खा जाएगा। स्नेक को खाने के बाद अब ये हॉक मर जाएगा थोड़े टाइम बाद। अब मरने के बाद क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज हो जाएगा तो बैक्टीरिया और फंजाई जो है इस पर अपना वर्क करेंगी, और जो भी न्यूट्रिएंट आएगा, जो न्यूट्रिएंट है वो वापस काय में चला जाएगा, सॉइल में चला जाएगा। सॉइल से फिर जो न्यूट्रिएंट है वो वापस क्या ले लेगी, अपना प्रोड्यूसर ले लेगा अपनी ग्रोथ के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। तो ये हो जाता है हमारा फूड चेन, किस तरीके से एनर्जी का जो फ्लो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है, इसी को हम लोग फूड चेन बोलते हैं। आई होप आपको ये इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम लॉन्ग करने वाले हैं, उसके बाद वेरी शॉर्ट करेंगे। तो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ये जो पहला है वो है डिस्क्राइब करो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस। तो मैं आप लोग को डिकम्पोजिशन की प्रोसेस समझाऊंगी यहाँ पे। जो डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट। प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। जो डिकम्पोजर रहते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन। अब ये एग्जाम्पल दिया है कि ये एक लीफ है। अब हमें पता है लीफ में स्टार्च पाया जाता है। अब स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोज का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें वाटर मिल जाएगी, एनर्जी CO2 मिल जाएगी। दे कैन रीअब्जॉर्ब बाय अदर प्लांट। तो ये जो है एनर्जी CO2 ये दूसरे प्लांट अपने में यूज़ कर लेंगे अपनी ग्रोथ के लिए। अब डेट्रिटस, यहाँ पे वर्ड आपको याद रखना, जो डेट्रिटस रहता है वो वर्ड यूज़ होता है डेड एंड डिकेन पार्टिकल्स के लिए, डेट्रिटस बोलते हैं, रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। और याद रखना है कि जो डिकम्पोजिशन रहती है ना वो हमेशा डेड एनिमल या डेड कंपोनेंट से ही शुरू होती है, जो डेट्रिटस फूड चेन है। अब यहाँ पे 5 स्टेप जो है वो आती हैं हमारी डिकम्पोजिशन में। जो पहली है वो है फ्रेगमेंटेशन, दूसरी है लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन, कैटाबॉलिज्म एंड मिनरलाइजेशन। अब हम लोग पहले समझेंगे इस डायग्राम के थ्रू। ये एक लीफ है, ये एक लीफ जो है वो पेड़ से अलग हो गई है, नीचे गिरी हुई है, तो ये डेट्रिटस कहलाएगी। अब जो डेट्रिटस पहले फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन यानी कि ये जो लीफ है उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे। अब ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। अब यहाँ पे दिया है कि जो H2O सॉल्यूबल पार्ट यानी कि जो यहाँ पे वाटर सॉल्यूबल पार्ट रहेगा वो नीचे चला जाएगा ग्राउंड में, और किस फॉर्म में,
इनअवेलेबल फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा, इसी को हम लोग लीचिंग बोलेंगे। फिर जो थर्ड प्रोसेस है वो है कैटाबॉलिज्म। अब फ्रेगमेंट कर लिए हमने ये बड़ी पत्ती की, अब क्या करेंगे, कैटाबॉलिज्म यानी कि उसको और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे। जब हम छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे तो इस तरीके से सॉइल और ये जो है हमारे पार्ट्स हैं लीफ के वो दिखने लगेंगे। फिर क्या, इसी को हम लोग ह्यूमस बोलेंगे। ह्यूमस जो रहता है एक डार्क कलर का सब्सटेंस रहता है, ह्यूमस डार्क अमोर्फोफॉलस रहता है जो कि रिजर्वायर के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फिर क्या होगा, अब ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं इनमें से मिनरल का जो फिफ्थ है वो हमारी मिनरलाइजेशन। अब जो ह्यूमस बचा है, जब हम उनमें से मिनरल का एक्सट्रैक्शन कर लेंगे यानी कि मिनरल्स को निकाल लेंगे, उसी को हम लोग मिनरलाइजेशन बोलेंगे। ये जो मिनरलाइजेशन की बात है, हमें इस पत्ती के सारे मिनरल्स मिल जाएंगे और वो सॉइल में रहेंगे, तो दूसरा प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ के लिए उन मिनरल्स का यूज़ कर लेगा। तो ये हो गई हमारी पूरी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स याद रखना है कि जो माइट्स रहती हैं वो भी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को परफॉर्म कर सकती हैं। तो डिकम्पोजिशन जो रहता है हमें पता है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड प्रोसेस रहती है। अब डिकम्पोजिशन इज़ लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड प्रोसेस, यानी कि इसमें हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज़ कंट्रोल्ड बाय केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, यानी कि डिकम्पोजिशन की रेट क्या होना चाहिए, कितना जल्दी होगा कितना स्लो होगा, वो क्लाइमेटिक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है और उसके अंदर के जो केमिकल कॉम्पोजिशन किससे वो चीज़ बना है उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे कि एक पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन है, डिकम्पोजिशन रेट इज़ स्लोअर इफ़ डेट्रिटस इज़ रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। अगर जो डेट्रिटस है, डेट्रिटस यानी कि ये जो पत्ती है, अगर इस पर लिग्निन और काइटिन की डिपोजिशन ज़्यादा होगी तो डेट्रिटस जो फूड चेन है वो काफ़ी स्लो होगी, क्योंकि जो काइटिन है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो गलने में यानी कि डिकम्पोज होने में थोड़ा टाइम लेगा। ऐसे ही और क्विक इफ डेट्रिटस रिच इन नाइट्रोजन एंड जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर और टेम्परेचर। और अगर जो डेट्रिटस है, ये पत्ती है, अगर इसमें वाटर का कंपोजिशन ज़्यादा होगा और नाइट्रोजन का, तो ये जल्दी डिकम्पोज हो जाएगी, यानी कि ये जल्दी गल जाएगी सॉइल में जाके। तो ये होता है हमारा डिकम्पोजिशन, और ये काय पे डिपेंड करता है, क्लाइमेटिक और केमिकल कॉम्पोजिशन पे। तो ये हो गया हमारा पूरा डिकम्पोजिशन। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा डिस्क्राइब करो इकोलॉजिकल पिरामिड एंड देयर लिमिटेशन। तो मैं डिस्क्राइब तो करने वाली है, उससे पहले मैं लिमिटेशन बता देती हूँ। दे डोंट अकाउंट फॉर डिकम्पोजर। हाँ, मतलब जो इकोलॉजिकल पिरामिड रहती है उसमें डिकम्पोजर के लिए कोई जगह नहीं रहती है, पहला ड्रॉबैक ये है इसका। और जो सेकंड है वो एज्यूम अ सिंपल फूड चेन विच रियली एग्जिस्ट इन नेचर, यानी कि ये हमेशा हमें सिंपल फूड चेन के बारे में बताता है, फूड वेब के बारे में नहीं बताता है, जो कि नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड। अब मैं आपको इकोलॉजिकल पिरामिड बताऊँगी। तो ये रहा हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या रहते हैं, इसमें तो दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर एंड द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, वाई द अपेक्स रिप्रेजेंट टर्शरी कंज्यूमर और थर्ड ट्रॉपिक लेवल। यानी कि इसमें जो आपको पिरामिड रहते उसमें क्या रहता है, एक बेस रहता है जो हमें प्रोड्यूसर के बारे में बताएगा, और एक जो टॉप पे रहेगा वो हमें अपेक्स कंज्यूमर के बारे में बताएगा। और यहाँ पे जो रहता है तीन टाइप के रहते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब जो है वो, और ये भी याद रखना है पिरामिड दो टाइप के रहते हैं, एक इन्वर्टेड और एक अपराइट। इन्वर्टेड यानी कि उल्टा रहेगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, यानी कि यहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो छोटा रहेगा और जो सेकेंडरी है वो उससे बड़ा रहेगा, तो ये उल्टा पिरामिड बन गया। और जो सेकंड है वो हमारा रहेगा अपराइट, यानी कि प्रोड्यूसर बड़ा रहेगा, फिर हर्बीवोरस, कार्निवोरस और टॉप कार्निवोरस बहुत कम रहेंगे। तो ये हो गया हमारा अपराइट। तो दो टाइप के हमारे पिरामिड हो गए। अब मैं आप लोग को समझाऊंगी पहले पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में। जो पहला है हमारा वो है पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर पे रहेगा, कहाँ पे कितने नंबर प्रेजेंट है। जैसे कि मैं बनाने वाली हूँ एक पिरामिड, ये आप समझो एक पिरामिड। यहाँ पे 1000 क्या है, ग्रासेस हैं, यानी कि घास के पेड़ है 1000। फिर उसके ऊपर जो ग्रास हॉपर, हमें पता है ग्रास खाता है, तो ये हमारा हो गया ग्रास हॉपर। अब यहाँ पे 100 ग्रास हॉपर हैं, और उसके बाद यहाँ पे 10 जो है वो है हमारी फ्रॉग, और यहाँ पे एक स्नेक है पूरे में।
SNAKE, एक स्नेक है। तो ये देखो नंबर, मतलब यहाँ पे नंबर किसका ज़्यादा है, ग्रासेस का ज़्यादा, 1000 ग्रासेस है। फिर ग्रास हॉपर कितने हैं, सिर्फ 100 ग्रास हॉपर एक पर्टिकुलर ग्राउंड में। अब उसी ग्राउंड में मेंढक कितने हैं, तो 10 मेंढक हैं सिर्फ। और स्नेक कितना है, एक ही स्नेक है वो 10 मेंढक को खाने के लिए। तो ये हमारा हो गया पिरामिड ऑफ नंबर। आपको दिख रहा होगा ये अपराइट है, यानी कि ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग टॉप कार्निवोर की तरफ जाते जा रहे हैं, धीरे धीरे नंबर कम होता जा रहा है। जो सेकंड है हमारा वो है पिरामिड ऑफ बायोमास, कि किस ट्रॉपिक लेवल पे कितना एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट का मास है, उस तरीके से हम लोग पिरामिड ऑफ बायोमास को डिफाइन करते हैं। ये भी ऐसे ही बनेगा। अब मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रासेस लिए, अब मैं यहाँ पे मास लूँगी। जैसे कि ये है हमारा पिरामिड, अपराइट ही मैं आपको समझा रही हूँ, इन्वर्टेड नहीं। तो ये अपराइट है, तो हमें पता है यहाँ पे कौन होगा, प्रोड्यूसर होगा हमारा, प्रोड्यूसर। यहाँ पे क्या होगा, कंज्यूमर होगा, प्राइमरी। यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर, और यहाँ पे हमारा टर्शरी कंज्यूमर होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बायोमास के लिए लें, तो जो सबसे बड़ा बायोमास, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर जिसमें प्रेजेंट रहता है, वो समझ लीजिए कि एक ट्री का है। यानी कि यहाँ पे हमने एक ट्री बना दिया। अब ट्री का मास ज़्यादा है, ट्री का मास अगर हमने ले लिया, समझ लीजिए 100 kg उसका मास है। अब उसके ऊपर कुछ उसकी ब्रांचेस होंगी, ब्रांचेस के साथ साथ हाँ उस पे जो है वर्ड्स बैठी रहेंगी। तो जो सेकंड हमने बना दिया वर्ड्स। अब जो वर्ड्स हैं उनका मास समझ लीजिए 10 kg है। अब वर्ड्स हैं, अब वर्ड्स किसको खाएंगी, तो वो जो है वर्ड्स को और कौन खा सकता है, वर्ड्स को खाएगी टॉप वर्ड्स, यानी कि जो और भी पक्षी रहते हैं ना, जो एक दूसरे को खा जाते हैं। जैसे कि क्रो हुआ, वो छोटे छोटे बच्चों को खा जाता है। और उनको खाने के लिए एक रहेगा हमारा स्नेक, उसी पेड़ पे एक हमारा स्नेक रहता है। तो ये पिरामिड ऑफ बायोमास, सबसे ज़्यादा जो है वो ट्री का वेट है, फिर वर्ड्स का, फिर टॉप जो कार्निवोर रहेगा उसका, और फिर जो स्नेक रहेगा उसका। तो ये हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास हो गया। अब जो थर्ड है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोग कैसे भी बना के आ सकते हो, बस लेबलिंग सही करके आना है आपको। सबसे पहले वही एक बेस बनाएंगे, फिर एक दूसरा बेस बनाएंगे, फिर तीसरा, और फिर चौथा। बस 4 या 5 तक ही रहते हैं ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि उसके बाद जो है एनर्जी का ट्रांसफ़र बहुत कम होने लगता है। तो सबसे पहले पिरामिड ऑफ एनर्जी, अगर समझ लीजिए यहाँ पे 100 जूल की एनर्जी प्रेजेंट है प्रोड्यूसर के पास, ऊपर जाएगी तो कंज्यूमर के पास 10 जूल, फिर 1 जूल, और फिर 0.1 जूल की एनर्जी रहेगी। तो एनर्जी जो है ऊपर जाते जाते घटती जा रही है, कम होती जा रही है। इसी को हम लोग पिरामिड ऑफ एनर्जी बोलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये हो गया है हमारा पूरा लॉन्ग आंसर। अब जो बचे हैं हमारे पास छोटे छोटे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट बचे हैं, उन्हें और कर लेते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट जो है व्हाट आर स्टैंडिंग क्रॉप, जो स्टैंडिंग क्रॉप रहती हैं वो क्या रहती हैं। तो स्टैंडिंग क्रॉप की डेफिनेशन याद रखना, ये वेरी शॉर्ट में आ सकता है। स्टैंडिंग क्रॉप इज़ द टोटल मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ एन इकोसिस्टम एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। यानी कि स्टैंडिंग क्रॉप जो रहती है ना, वो कुछ नहीं रहती है बट टोटल मास रहती है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसी को हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप्स बोलते हैं। अब जो सेकंड है वो हमारा ह्यूमिफिकेशन है। हमने अभी पढ़ा था डिकम्पोजिशन में ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमिफिकेशन इज़ अ स्पेसिफिक subsequent process where the decomposed matter is transferred into humus, a stable dark nutrient rich substance। यानी कि जो डिकम्पोज मैटर रहता है ना, वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। अब जो थर्ड है वो है हमारा अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर क्या रहते हैं। बायोटिक याद रखना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी रहेंगे उसको हम लोग बायोटिक बोलेंगे, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया। और जो अबायोटिक रहेगा, जो नॉन लिविंग रहेंगे, जैसे कि रॉक्स, वाटर, सनलाइट। अब फोर्थ जो है कि 10% लॉ क्या रहता है, कि 10% लॉ ये बताता है कि जब हम लोग एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे जाते हैं तो जो 10% एनर्जी रहती है सिर्फ वही ट्रांसफ़र होती है, बाकी की 90% जो रहती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में मतलब कन्वर्ट हो जाती है, फिर कंज्यूम हो जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं 10% एनर्जी लॉ। और जो 10% एनर्जी लॉ है वो लिंड्समैन ने दिया था। फिर जो फिफ्थ है वो है हमारा व्हाट इज़ फूड वेब। हमने फूड चेन पढ़ लिया है। फूड वेब जो रहता है इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन मेक फूड वेब, यानी कि जो फूड वेब में फूड चेन का इंटरकनेक्शन, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होना, वही फूड वेब बनाता है। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर इकोसिस्टम।